वैसे तो सत्य प्रकाश मिश्र जी आज बताएंगे कि नीतीश बाबू इस पर क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या है वो जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए खास पूरा वोटिंग ट्रैकर बनाया है ये बताने के लिए कि नीतीश कुमार को क्या पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट मिलता रहा है, बीजेपी के साथ रहने पर भी मिलता रहा है, या एक मुश्त वो दूसरी तरफ गया है। यानी जिसे अभी आप इंडिया गठबंधन कह लीजिए, पहले बिहार में उसको महागठबंधन कहा जाता था, आरजेडी कांग्रेस सबका। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा मामला रहा क्या है। जब जब आप कमल देख रहे हैं उनके साथ, मतलब वो बीजेपी के साथ लड़े हैं। इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब वो इधर रहे और कब उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए। तो खैर, जब कमल के साथ वो लड़े 2009 में, तब लोकसभा चुनाव में इन्हीं नीतीश कुमार को 62% 62% मुस्लिम समाज का वोट मिला था। ये पीक पर गए 2015 के चुनाव में, जब ये लालटेन जो आप देख रहे हैं यानी आरजेडी के साथ चुनाव में लड़े, तब इनको 78% वोट्स मिला था। लेकिन 62% वोट्स इन्हें 2009 लोकसभा के चुनावों में, अगर मैं सही हूं तो उस वक्त राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, और उस समय में 62% वोट नीतीश कुमार को बिहार में मिले थे मुस्लिम समाज के। वहीं अगर आप आइए 2010 के विधानसभा आते आते कमल के साथ, मामला उन पर विश्वास डेफिसिट का, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे, और वो 21%, 62 से सीधा गिरे 21 पे। और जब वो वाम दलों के साथ लड़े तो विश्वास वापस नहीं लौटा। अगर आपको याद हो, पीएम का कैंडिडेट बनाने का जो कार्य समिति का अध्यक्ष जब बनाया गया नरेंद्र मोदी को, और ये तय हो गया कि वही पीएम बनेंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, तब वो चले गए थे बीजेपी छोड़कर। तब वो वाम दलों के साथ लड़े और 21% सिर्फ उन्हें मुस्लिम समाज का वोट मिला। वो ट्रस्ट आया नहीं वापस। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े 2015 में, तो सबसे ज्यादा 78% मुस्लिम वोट उनको मिला। उसके बाद से 2019 में जब वो बीजेपी के साथ लड़े और प्रचंड जनादेश एनडीए को आया, आप सोचिए कि 303 सीटें बीजेपी को, और साथियों के सीट तो साथ तो छप्पर फाड़ मामला था। और इसी बिहार में आरजेडी जैसी पार्टी को 0 लोकसभा सीट मिली थी, लेकिन मुस्लिम वोट कितना मिला? सिर्फ 6%। यानी अगर इधर मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट हुआ आरजेडी के साथ, तो काउंटर पोलराइजेशन हुआ, और वो ध्रुवीकरण जो हुआ वो बीजेपी को और एनडीए को प्रचंड जीत दिलाया। 2020 में फिर 5% पे ही रहे, और लोकसभा चुनाव में जब वो आए तो 12% वोट अभी 2024 के लोकसभा में उनको मिला है। तो ये आप समझिए मजबूरियां हैं, उनको मिलता रहा है वोट मुस्लिम का, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें आती रही हैं, और उसका सारा श्रेय प्रदीप भंडारी जी अपनी झोली में ले सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, बिहार में चुनाव है, नीतीश बाबू की पार्टी कहती है 3 सुझाव, 2 सुझाव कल बताएंगे, उसी दिन पत्ता खोलेंगे। अब तो टीडीपी वाले भी आपकी धड़कन तेज कर रहे हैं, क्या होगा? अंजना जी, ये बिल जो है वो लोकसभा से भी पास होगा और राज्यसभा से भी पास होगा, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स के सुझाव हैं, जैसे कि आप दिखा रहे थे, कल भी अगर कोई सुझाव या अमेंडमेंट होंगे हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल हम लाने वाले हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये राइट्स ऑफ वंचितों की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है, और मैं इसको बेसिकली प्रूव करूंगा। 2010 का मेरे पास में पार्लियामेंट का जो इस वक्त डिबेट हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी अमेंडमेंट लाई थी, एक वक्तव्य एक सज्जन का है। ये सज्जन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और काफी सीनियर नेता है, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जमीनों को हड़प रहा है, वक्फ बोर्ड में काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राइम लैंड को बेच रहे हैं। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी है वहां अपार्टमेंट्स बन गए हैं। ये वक्फ बोर्ड में काफी लूट खसोट हो रही है। ये हम नहीं बोल रहे, ये लालू प्रसाद यादव ने 7 मई 2010 को कहा था। तो आज दबी स्वर में तुष्टीकरण करने वाले नेता भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जो हम लाने की बात कर रहे हैं। अब बात इसमें एक और कही गई है विपक्ष के द्वारा कि भाई मस्जिदें छीनी जाएगी। कोई भी मस्जिद के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात प्रॉपर गवर्नेंस की है, मैं 10 सेकंड में प्रूव करूंगा। टोटल वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जमीन है उसके अंदर 55% जो जमीन आती है वो नॉन रिलीजियस है। आज की तारीख में खेती की जमीन जो है वो 1,40,000 एकड़ के अराउंड है। दुकान जो है वो 1,06,000 एकड़ के अराउंड है। घर 89,000 एकड़ है। तालाब 3,000 एकड़ है। स्कूल 2,000 एकड़ है। तो हम सीधी बात ये कह रहे हैं कि अगर आज इस देश के अंदर कोई भी मुसलमान समाज हो, हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, अगर उसकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ले क्लेम करता है तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। हम ट्रिब्यूनल की पावर को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जैसे सरकार के फैसले कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रिब्यूनल के फैसले कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मैं। केरला के अंदर 600 ईसाई परिवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड के ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, अभी तक वो केस लंबित चल रहा है।
पुणे के अंदर 135 मुसलमान परिवारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करा, अभी तक ये केस पेंडिंग चल रहा है। विजयपुरा के अंदर कर्नाटका के अंदर किसानों की 1000 से एकड़ जमीन के ऊपर लौटेंगे इन सब वक्त बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी कर दिया, अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मैं एक बार जाऊंगी अभय दुबे जी के पास, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इसका क्या अर्थ है? साथ में है या नहीं है? इनका क्यों इनका तापमान आप बढ़ा रहे हैं, इतना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं बीजेपी का? किसी का ब्लड प्रेशर हाई होने की जरूरत नहीं है। एक प्रगतिशील समाज में एक बिल आया है, उस पर जेडीयू ने चर्चा की है, भारतीय जनता पार्टी से की है, जेपीसी में खुली चर्चा हुई है, सुझाव को दिया गया है, प्रस्तावित सुझाव को माना गया है, उस ड्राफ्ट को देखा गया है, सारी बातें मीडिया में छन छन कर सामने आ रही हैं। अगर मीडिया उसमें कुछ अलग से ताकना झांकना चाहती है, वो मीडिया का विषय है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी अपने 46 साल की राजनीति में किसी सांप्रदायिक सौहार्द या उसके खिलाफ की राजनीति की है? अरे वो जब केंद्र में मंत्री थे, पहली बार बने थे, वो सरकार इस बात पे गिरी थी कि देश में कोई मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकला था। वो सरकार में मंत्री बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तैयार हुई कि राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा, 370 को थोड़ा अलग कीजिए, यूसीसी को थोड़ा अलग कीजिए। वो उस सरकार के मुख्यमंत्री पहली बार बने जब भागलपुर दंगा नवासी में हुआ था, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कभी न्याय नहीं मिला, और नीतीश कुमार सत्ता में आते ही भागलपुर दंगे के तमाम पीड़ितों को न्याय देते हैं। वो उस सरकार के मंत्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक सेकंड सुनिए ना सर। वक्त पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी कहानी इधर उधर की जो सुना रहे वक्त बिल पर बोलने से क्यों डरते हैं? सी बात बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नेता हैं, वक्त बिल का सवाल मुस्लिम समाज अगर कोई संदेहास्पद देख रहा है कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं, देश के अल्पसंख्यकों की जितनी भी चिंताएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए मुस्तैदी से राजनीति में खड़े हैं और सत्ता में बने हैं। 4 बार बिहार में उनको सत्ता मिली। किसी को समझ नहीं आया वक्त संशोधन, किसी को समझ में आया? संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। बिल आने दीजिए, हम सत्ता में साथ हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री है सरकार में। जब बिल सदन में आया था तो कैबिनेट मिनिस्टर जिस पार्टी का हो किसी सरकार में, तो अगर बिल का विरोध करेंगे तो पहले तो आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा। तो इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि जो संशोधन आया है, जो हमारे सुझाव हैं, टीडीपी के सुझाव, वो मान लिए गए हैं और एक अच्छा बिल सामने आएगा। देश में वक्फ क्या है? WAQF, विदाउट ऑथोरिटी नो क्वेश्चनिंग ऑफ दियर फ्रॉडुलेंस तो नहीं चल सकता है। वक्फ को ऐसा मत बनाइए, वो एक महान चीज है कि कोई व्यक्ति संसार से विदा लेते किसी महान मकसद के साथ अपनी जमीनों को दान करके जाता है, उस जमीन का पट्टा किसी व्यापारी को दे दिया जाए, ये ठीक नहीं। और इनकी सट अगर मैं कह दूं मेरी है और ये कोर्ट ना जा सके और इनको साबित करना पड़े कि नहीं ये भाई साहब ये तो मेरी है, मैंने सिर्फ बस इतना कह दिया, वक्फ बाय यूजर ये है। एक सुझाव मीडिया में भी दिख रहा है कि 2025 के पहले तक जो भी पंजीकृत है, यदि वो विवादित नहीं है, उस पर कोई विवाद नहीं है, तो उसको मान लिया जो वक्फ बाय यूजर कहते हैं। अगर भारत आज 21वीं सदी में खड़ा है, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना है, तो 9 लाख एकड़ जो जमीन है उससे जितना इनकम हो सकता था वो नहीं हो रहा। ये डेटा सामने आज तक ने भी दिखाई, सारी मीडिया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने उत्तेजित होकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। कम से कम अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्होंने कह दिया कि सरकार के साथ हैं, तो हम बिल में भी साथ हैं, लेकिन हमने जो सुझाव दिए हैं, एक बार जेडीयू ने जो तमाम सुझाव दिए थे, मैं इधर से देख रही थी, मौलाना अंसार रजा बड़े इंपेशेंट हो रहे थे, वो जानना चाहते हैं क्या क्या सुझाव। हम आपको जेडीयू और टीडीपी दोनों के सुझाव बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, वक्फ बोर्ड और करप्शन एक ऐसा मामला हो गया है जो कि इंटरलिंक्ड हो गया और ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग इसकी चर्चा करते हैं। अगर 40,000 से ज्यादा लंबित मामले हैं कोर्ट में, तो उसमें से 9,900 से ज्यादा मुस्लिम्स ने रजिस्टर किए हैं, यानी 24% मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मुझे चीट किया है। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? अब ऐसे में उस भ्रष्टाचार को क्यों न रोका जाए, पारदर्शिता क्यों न लाई जाए? आप संशोधन करते रहे वक्फ कानून में, तब वो बड़ा अच्छा था। आज अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है, तो आप अपने वोट बैंक के लिए क्या इसके खिलाफ खड़े हैं? अभय जी। देश के लोगों, अंजना जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि देश के तीसरे सबसे बड़े संपत्ति धारक, यह प्रश्न संपत्ति का नहीं है, यह प्रश्न संपत्ति के विवाद का नहीं है, यह आस्था के खिलवाड़ का प्रश्न है। याद कीजिए, कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए थे, तब भी यही केंद्र की सरकार ने कहा था। हमने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, उनके हक पर डाका मत डालिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो वाणिज्य को लेकर, ये तो कमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर, जो दोनों की लिस्ट में है, हम उसका कानून बना रहे हैं। मैं देश से पूछना चाहता हूं,
जमीन हथियाने के एक के बाद एक 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए। उसके पहले वो कानून 100 साल के बाद किसानों को न्याय देकर बना था, भूमि के उचित मुआवजे का कानून। मोदी जी ने 3 अध्यादेश लाकर समाप्त कर दिया। सबकी कंसेंसस थी उसमें, किसी से पूछा नहीं पूछा। वक्त पे आइए ना, वक्त पे भी एक वक्त पे आइए। कल बिल पेश हो रहा है सर। अमेरिका में बैठे हुए एक व्यापारी के कहने से कृषि के क्रूर काले कानून लाए। नोटबंदी के कानून पर मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा। अभी चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के हटाने के लिए एक कानून लेकर आए, किसी से नहीं पूछा। वक्त पर मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के प्रवक्ता से, आपने कहा कि वक्फ बाय यूज, इसका अर्थ जानते हैं क्या करने वाले हैं? जितनी संपत्तियां, मैं एक पुजारी परिवार से आता हूं, आपको हतप्रभ रह जाएंगे सुनकर। मैं 5 गांवों का पुजारी मेरा परिवार है और कालांतर से मेरे मंदिर के साथ शासन ने मुझे जमीन दी है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, एक तरफा बात की जाती है। क्या जब आपने बताया 1913 से यह क्रम प्रारंभ हुआ, बरतानिया हुकूमत के समय से कानून बना, 1954 में बना, उसके बाद 1995 में ये कानून बना, आज तक कभी विवाद हुआ नहीं हुआ। इरादा क्या है इनका? सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। मैं कहता हूं कि साहब मेरी जेब का हिसाब दीजिए, वो कहते हैं औरंगजेब की बात कीजिए। जब मैं कहता हूं कि मेरे जॉब की हिसाब दीजिए, तो वो कहते हैं जिन्ना की बात कीजिए। इस देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में डालना चाहते हैं। ये सब तो रोज चर्चा होती है सर। वक्फ बाय यूज, पुराना रिकॉर्ड मत चलाइए ना। मेरा एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए सर, एक सवाल सुनिए, उस पर आइए। तो वक्फ पर ये सब तो रोज भाषण चलता है, खूब भाषण दीजिए, खूब ताली बजेगी, हम भी आपके लिए ताली बजा देंगे। लेकिन वक्फ का जो बोर्ड है, जो वक्फ लॉज है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग वही मैं आप सवाल का जवाब दीजिएगा ना। तो वो तो अपने आप में बोर्ड तो रहेगा ना, उसमें कुछ सदस्य जोड़े जा रहे हैं, वक्फ लोग उसी तरह से दान करते रहेंगे, वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से चलेगा, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार जमीन हड़पेगी अगर आपका आरोप है तो साबित कीजिए, कौन से बिल में कौन सी ऐसी बात है जिसके जरिए सरकार जमीन, मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान हड़प लेगी, वो बताइए। पॉइंटेड बात कीजिए ना सर। एक संशोधन की बात सत्यप्रकाश जी ने की, वक्फ बाय यूज। इसका अर्थ है कि अगर आज वहां हमारी मस्जिद बनी हुई है हमारे धार्मिक संप्रदाय की, और आपने कहा कि उसके दस्तावेज बताइए तब मानेंगे। आज जो ये लोग समूचे देश में मस्जिदों के साथ, मंदिरों के साथ, सुनिए एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं तुरंत आऊंगी। वो कहते हैं कि 5 साल तक मुस्लिम धर्मावलंबी होंगे तब वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेंगे। नहीं, अगर अभय दुबे चाहता है कि मैं हिंदू रहते हुए मेरे सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, मेरे मुस्लिम समुदाय के स्कूल के लिए, एक सेकंड, मतलब हिंदू जमीन दान करे तो बड़ा अच्छा, लेकिन हिंदू अगर टेक्निकल मेरिट के लिए बोर्ड में शामिल हो तो गलत हो। मतलब ये कैसा है? अब ये कैसा है सर? ये कैसा है? इसका एक जवाब दीजिए। आज वक्त पे बात कीजिए ना, वक्त पे तालियां बजवाइए तो मैं भी आपको दाद दूंगी। तो इसका आशय ये है, वक्त दान करे बड़ा अच्छा। इसका आशय ये है कि फिर हमारे मंदिरों में, हमारी मंदिरों की जो भारतीय जनता पार्टी आस्था की बात करती है, अगर मैं कोई रहमानी साहब को कहूं कि मेरे उस मंदिर के बोर्ड का सदस्य बन जाए तो क्या आप सहमत होंगे या असहमति व्यक्त करते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। मान्यता और भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छोटा छोटा जल्दी को पढ़िएगा, उस सारे प्रोविजन है, उस एक्ट में पहले से सारे प्रोविजन है जिनके खिलाफ, जिनके आधार पर दंडित किया जा सकता है। इनका सेक्युलरिज्म यही है कि भाई हिंदू कोर्ट ना जा सके, ये इनका सेक्युलरिज्म है। यही हम अमेंडमेंट ला रहे हैं कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान अगर वक्फ से पीड़ित है तो वो कोर्ट जा सके। ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। वक्फ का मतलब क्या होता है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए। वक्फ का मतलब होता है, वक्फ का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा ये तरीका कमजोर है तो इंटरप्ट कर रहे हैं, ये फैक्ट्स पे कमजोर है तो इंटरप्ट कर रहे हैं।